संस्कर्तः कुमः खयंपरे अंपरे 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 खई कुमोरुः अंपरे खई कुमोरुः पुंस्कोकिलः पुंस्कोकिलः। गमो अर्थ गमो नित्यम रस्वात् परो यम तदंतम यत् पदं तस्मात् परस्याच गमो प्रत्यंगात्मा सगुण्य सन्नच्युतः समसुटी समोरुः सुटी आनसिकात् अतानसिकः पूर्वसत्वा आनसिकात् अतानसिकः पूर्वसत्वा अतानसिकः विहायोः पूर्वस्मात् परनुस्वारागमः आनसिकात् परनुस्वारः अत्र रूपधरणरोः पूर्वस्मात् परनुस्वारागमः आनसिकात् परनुस्वारः आनसिकं विहायोः पूर्वस्मात् परनुस्वारागमः खरवसन विसर्जनीयः खर्यावसने च पदन्तसर्यपस्य विसर्गः संकोंकानां स्ववक्तव्य संस्कृत संस्कर्ता कुम खई परे आम परे खई कुमोरुः पुंस्कोकिल नश्च प्रशांत आम परे छवि नान्तस्य पदस्य रुः न तु प्रशांत शब्दस्य। सुनना चाहिए। ओम शुक्लां ब्रह्मविदारसायं हस्ते स्फाटिकमालिकां विभूतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां। अच्छा, आवाज आती है? उनको दिखाई देना चाहिए, बाहर वालों को दिखाई देना चाहिए। हाँ, दिख रहा है कुछ। अच्छा, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है ये? जैसे अब कुछ भी मैं लिख रहा हूँ बताइएगा, दिखाई दिया? नहीं, 90 डिग्री घुमाते तो बेहतर होगा। एक मिनट, अभी ये देखिए, सेटिंग प्रॉब्लम है, 3 बार कट करके जुड़ा है, फिर भी इसका नहीं वो बंद करो, उसमें वो करो, उसके नहीं हुआ है। नहीं, जो किया जा रहा है वो करो। इसको 3 बार कट करके जोड़ दिया है। हाँ, नाम पद को रू हो किंतु प्रशांत शब्द को रू न हो। देखिए, आपका ये है चक्रिन त्रायस्व। चक्रिन त्रायस्व, चक्र का अर्थ होता है चक्रधारी। प्रथमा एक वचन में बनता है चक्री। क्या बनता है? चक्री। चक्री का अर्थ चक्रधारी नारायण। और चक्री से संबोधन में, चक्री से संबोधन में, एक संबोधन के एक वचन में बनता है चक्रिन। त्रायस्व का अर्थ है रक्षा करो। त्रायस्व का क्या अर्थ है? रक्षा करो। तो ये संबोधन का हे चक्रधारी रक्षा करो, हे चक्रधारी रक्षा करो। अब चक्रिन त्रायस्व, चक्रिन त्रायस्व बंद करा दिया। चलो सीटी खोले नहीं बताया आपने, अपने आप खुलने दे नहीं बताया। सीटी अपने आप खुलने दे, आप बताया नहीं उनको। ठीक है, चलो चक्रिन त्रायस्व है ना, ये क्या कहता है? अम परत छव पर होने पर। त्रायस्व में पहले कौन सा वर्ण है, बाद में कौन सा वर्ण है? बोलो। पहले तकार है, बाद में तकार। पहले तकार है, फिर रकार, यही क्रम है ना? ता और रा। अम परत छव पर होने पर, अम पर में है जिसके, ऐसे छव को क्या कहते हैं? अम परत छव। अम पर में है जिससे, उसे कहते हैं अम परत छव। तो अब देखना, ये ता जो है आएगा छो प्रत्याहार में। बोलो छो प्रत्याहार। आ गया ना? तो छो प्रत्याहार में क्या आ गया? ता। और हमें कैसा छो चाहिए? अम परत छो। अम पर में है जिस छो के, अम पर में है जिस छो के, उस छो को कहते हैं अम परत छो। अम प्रत्याहार में फिर क्या आना चाहिए? रा। बोलो अम प्रत्याहार। अ ई उ ऋ ऋ ए ओ आई औ अ य व र। हाँ, आ गया ना? आया ना?
हाँ तो अम प्रत्याहार के अंतर्गत रा आ गया जी। तो अम परक छौ पर में है ना। तो अम परक छौ पर होने पर नान्त पद को रू होता है, चक्री ने एक पद है, चक्री ने एक पद है। और कैसा पद है? नांत। नान्त। नान्त कहो या नकारांत कहो, ना नकारे भी है ना। जी। तो ये क्या है कि अम परक छौ पर होने पर नकारांत पद को क्या होता है? रू। रू हाँ, नकारांत पद को रू आदेश होता है। रू में आप जानते हैं कि ऊ की संज्ञा और लोप होने पर क्या रहता है? रा। तो हो जाएगा आपका चक्री और त्रायस्व। चक्री त्रायस्व है। देखेंगे अत्रानुनासिका पूर्वसु हुआ सूत्र है ना। इस रू प्रकरण में रू है ना, जो अष्टाध्यायी जानते हैं मतु वसो रू छंदसी से रू प्रकरण चलता है। मतलब अत्रानुनासिका पूर्वस्तु हुआ और अनुनासिका पूर्वनुसार, ये सूत्र रू प्रकरण में पढ़े गए हैं। तो इस रू प्रकरण में रू से पूर्वज को, रू से पूर्व वर्ण को, रू से पूर्व वर्ण कौन है बोलो शिवम? रू से पूर्व में क्या है? आए हाँ, गगन का कहना है अकार है, शिवन का कहना है रकार है। आप बोलो महात्मा क्या है? ककार। ककार है। आप अच्छा हाँ, मनीषा क्या बोल रही है? रा के पूर्व में आकार है। पंडित जी बोलो। देवेंद्र पंडित। हाँ ई है। सबसे सही उत्तर पंडित जी ने दिया है। चक्री की क्या स्थिति है यहाँ पर? देखिए का रा ई, का रा से क्या हो जाएगा? ये होगा ना, और ई बाद में है लेकिन लिखने की रीति में देवनागरी लिपि में पहले जोड़ी जाती है ना। हाँ, का आ तो वही नहीं, लोग आ बोल रहे हैं यहाँ पर। का रा ई, का रा ई। तो क्या है? अम परक छौ, ये क्या सूत्र है? अम परक छौ पर नाम पद को रू हो गया ना। अब ये अत्रानुनासिका पूर्वस्तु का सूत्र लग रहा है रू प्रकरण में। रू से पूर्व वर्ण को, रू से पूर्व वर्ण क्या है? इकार है ना। तो इकार को क्या हो जाएगा? विकल्प से अनुनासिक होगा। ये ई अनुनासिक ही हो जाएगा। अनुनासिक की यहाँ पर आदेश हो रहा है। अनुनासिक क्या हो रहा है? आदेश। ई को अनुनासिक ही हो जाएगा। तो कैसा लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना जी। और त्रायस्व, ठीक है। ध्यान देंगे अत्रानुनासिका क्या सूत्र है? अत्रानुनासिका पूर्व से अनुनासिक विकल्प से हुआ है। और जब अनुनासिक नहीं होगा तो सूत्र कौन लगेगा? अनुनासिक करो अनुसार। यह कहता है अनुनासिक पक्ष को छोड़कर, मतलब जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं हुआ है उस पक्ष में क्या होगा? ये क्या कहता है? रू से पूर्व से पर को क्या कहता है? रू से पूर्व से पर को। हाँ, अनुनासिक पक्ष को छोड़कर जब अनुनासिक नहीं होगा तो रू से पूर्व से पर को। रू से पूर्व क्या है जी? ई है। रू से पूर्व से पर को, तो मतलब रू से पूर्व ई है तो ई से पर हो जाएगा। ई से पर अनुस्वार का आगम होगा। अनुस्वार का आगम मित्रवत होता है, उसके स्थान पर बैठेगा। अनुनासिक तो आदेश था और ये क्या है? आगम है। तो अब देखना, तो ये क्या होगा? रू से पूर्व इकार से पर होगा ना। लिखने की रीति में कारा ई है, कारा ई के बाद क्या आएगा? अनुस्वार। क्या आएगा? अनुस्वार। तो चक्र त्रायस्व हो जाएगा। ठीक है। अब देखना, तो अब सूत्र लगाएंगे यहाँ पर खरवसान और विसर्जनीय। क्या है? खर पर होने पर अथवा अवसान पर होने पर पदांत रेप को विसर्ग होता है। चक्री रेप पद है, उसके स्थान पर ये आया ना चक्रीन, तो पदांत रेप है ना। तो खरवसान और विसर्जनीय अवसान का उदाहरण आगे आएगा, है ना।
तो खर पर क्या है यहाँ पर बोलो? तकार। तकार आएगा खर प्रत्याहार में, बोलो खर प्रत्याहार है। आया ना? तो खर पर होने पर पदांत रेप को विसर्ग होता है। तो यहाँ भी क्या होगा? खरवसान और विसर्ग यहाँ से हो जाएगा रेप को विसर्ग। रेप को क्या होगा? विसर्ग। तो यहाँ भी रेप को विसर्ग कर देना तो क्या होगा? ऐसा होगा ना जी। हाँ, ऐसा हो जाएगा विसर्ग करने पर। विसर्ग का आगम हुआ नहीं, हाँ विसर्ग आदेश होता है ना, जो दूसरे के स्थान पर होता है वो आदेश होता है, जो पास में बैठता है वह आगम होता है। तो रेप के स्थान पर विसर्ग आदेश हो गया। रेप के स्थान पर हाँ, रेप के स्थान पर विसर्ग आदेश हो गया। तो खरवसानी और विसर्जनिया से रेप को क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। यह स्थिति है। ठीक है जी। संपूर्ण का नाम तो नहीं लगेगा, संपूर्ण कान नहीं है। वार्तिक सूत्र आ रहा है विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह। दो बार उच्चारण ठीक है ना? कुछ लोग 3 बार कराते हैं। चलिए, विसर्जनीयस्य षष्ठी एक वचनांत, सह प्रथमा एक वचनांत। ध्यान देंगे, विसर्ग को ही विसर्जनीय कहा जाता है। विसर्ग को क्या कहते हैं? विसर्जनीय। हाँ देखना, खरवसान और विसर्जनीय, सूत्र में विसर्जनीय शब्द था जी। और यहाँ भी क्या शब्द है? विसर्जनीय। विसर्जनीय। ठीक है ना? विसर्जनीय करते विसर्ग, इसका अर्थ है खर पर होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार होता है। क्या होगा? खर पर होने पर विसर्ग के स्थान से सकार खर पर हो, लिख लो अर्थ, खर पर होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है। खर पर होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है। खर पर होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखना, वृत्ति में केवल खरी लिखा है। तो खरी केवल वृत्ति, वृत्ति का अर्थ होता है सूत्र के अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य को वृत्ति कहते हैं। सूत्रार्थावबोधकम वाक्यम वृत्ति ही, सूत्रार्थावबोधकम वाक्यम। केवल खरी से सूत्र के अर्थ का बोध होता है। तो वृत्ति क्या होगी इसकी? खर विसर्जनीयस्य सह। क्या वृत्ति होगी? खर विसर्जनीयस्य सह हो जाएगा ना? जी। तो क्या अर्थ होता है? होगा खर पर होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है। कोई बता सकता है खरीचा की संख्या? खरीचा की संख्या बोलो। 8 4 55। देख कर बोलो। 8 4 55। तो विसर्जनीय सा में खरी की निवृत्ति कहाँ से आएगी? अष्टाध्यायी किसी के पास है? कल से अष्टाध्यायी हमारे मेज पे रखेंगे। हाँ, खर वसानी और विसर्जनीय की संख्या देखो। 8 3 15। 8 3 15 है ना? अब इससे आ सकती है खर वसानी और विसर्जनीय। अब ये बताइए खरीचा सूत्र से अनुवृत्ति क्यों नहीं आएगी खर की? बताइए, उत्तर दीजिए। क्योंकि वो पर का है, दूर का है ना, पर का है। अनुवृत्ति पूर्व के सूत्रों से उत्तर में जाती है। पूर्व सूत्रों से उत्तर सूत्र में अनुवृत्ति जाती है और उत्तर से पूर्व में अनुवृत्ति नहीं जाती है। तो खर वसानी और विसर्जनीय से यहाँ पर क्या होगी? खर की अनुवृत्ति आएगी। ठीक है। हाँ, तो अर्थ करना कठिन नहीं होगा। हाँ, देखिए, तो अब यहाँ पर क्या है कि खर पर होने पर, खर प्रत्याहार में क्या आता है? तो खर पर होने पर, खर पर होगा अथवा अवसान पर होगा। यहाँ खर पर है तो क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाएगा। तो ऐसे लिखा जाएगा। कैसे जी? चक्रिंस्त्रायस्व, ये चक्रधारी रक्षा करो। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए
स्वामी जी 2 सूत्र में कैसे अंतर करें? किसमें? ये खर वसन विसर्जनीय और हाँ। विसर्जनीय सह, ये जो 2 सूत्र है। खरवसानी और विसर्जनीय कहता है खर पर होने पर और अवसान पर होने पर पदांत रेख के स्थान में विसर्ग आदेश होता है। खरवसानी और विसर्जनीय पदांत रेख के स्थान पर विसर्ग करेगा। अब विसर्जनीय सह क्या करेगा? विसर्ग करेगा, नहीं सकार करेगा। खरवसानी और विसर्जनीय रेप को विसर्ग करता है और विसर्जनीय सह सूत्र विसर्ग के स्थान पर सकार करता है। खरवसानी और विसर्जनीय पदांत रेप को विसर्ग करेगा, विसर्जनीय सा को कोई पदांत की ऐसी बात नहीं करता है ये। चलिए चले, समझ में आया आपको? जी। हाँ। संस्कृत व्याकरण कठिन नहीं है। जो लोग नियमित पढ़ते हैं बिना व्यवधान के, अनुपस्थित नहीं होते हैं, उनको मालूम होगा कि कठिन नहीं है। संस्कृत व्याकरण बहुत आसान है। हाँ। अब देखिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पर प्रत्युदाहरण एक आ रहा है, अप्रसान किम। कोई बता सकता है अप्रसान किम ये किस सूत्र का प्रत्युदाहरण है? नश्वर प्रसान का, क्योंकि उसमें अप्रसान कहा है ना। इसका विसर्जनीय सा का प्रत्युदाहरण नहीं है, ये नश्वर प्रसान का प्रत्युदाहरण है। यहाँ क्यों दिया गया है? क्योंकि प्रसान शब्द की उसकी ये चक्र त्रायस्व की सिद्धि चल रही है ना, तो सिद्ध करने के बाद यहाँ पर आया। अब देखिए, ये सूत्र है प्रशांत तनोति। क्या है आपका? प्रशांत तनोति। हाँ, या लिख दे प्रशांत तनोति। न शव प्रशांत सूत्र है ना। बोलिए, यदि अप्रशांत नहीं कहेंगे तो सूत्र कितना होगा? नहीं, सूत्र क्या होगा? मैं सूत्र पूछा हूँ। नश्व प्रसान सूत्र में जब अप्रसान को नहीं रखेंगे तो सूत्र क्या होगा? नश्चवी। हाँ, इकोनॉजी से यण हुआ है ना, तो क्या होगा? नश्चवी हो जाएगा। अब देखना, तो नश्चवी होगा, इसका अर्थ क्या होगा? अम पर छव परे होने पर नांत पद को रू हो जाता है। इतना वृत्ति होगी। अम परे छवि नांतस्य पदस्य रूहु। नातु प्रधान शब्द से तो वृत्ति नहीं होगी, तो अप्रधान रखेंगे ही नहीं। वो अप्रधान का अर्थ है नातु प्रधान शब्द से, हम अप्रधान सूत्र में नहीं रखेंगे। तो क्या अर्थ होगा? अम पर छव पर होने पर नांत पद को रू होता है। अलोअंतस की सहायता से अंतिम को रू होगा, है ना। चलिए, तो अम पर छव में क्या आएगा? ता। और अम में क्या आएगा? और अम में क्या आएगा? यहाँ बोलो। तकार उत्तरवर्ती आकार। अम पर छव कहते हैं। अम पर में है जिस छव के, उसे कहते हैं अम पर छव। तो अम पर छव क्या है? तकार। अम पर छव पर होने पर नांत पद को क्या होता है? रू। हलोन्तेस की सहायता से अंतिम को। तो ध्यान देना, यदि सूत्र में अप्रशांत नहीं कहेंगे तो सूत्र होगा नश्चवी। तब इसकी वृत्ति होगी अम्परे छवि नांतस पदस रू। अर्थ होगा अम्परक छव पर होने पर नांत पद के रू होता है। अम में आएगा ता, छव में अम में आएगा आ। तकार उत्तरवर्ती आकार क्या है? अम है, और तकार है छव में। अम्परक छव पर होने पर नकारांत पद को क्या होता है? रू। तो यदि सूत्र में अप्रशांत नहीं कहेंगे तो यहाँ पर रू होगा। रू होने से अशुद्ध रूप बनेगा। क्या बनेगा? अशुद्ध रूप बनेगा। उसकी निवृत्ति के लिए सूत्र में क्या कहेंगे? अप्रशांत। नश्चवी अप्रशांत। अप्रशांत कहेंगे तो सूत्र क्या होगा? नश्चवी प्रशांत। तो वृत्ति क्या होगी? नातु प्रशांत शब्द से। हाँ, तब सूत्र का अर्थ होगा अम्परक छव पर होने पर नांत पद को रू होता है, किंतु प्रशांत शब्द को नहीं होता है। अम्परक छव पर होने पर नांत पद को रू होता है, किंतु प्रशांत शब्द को प्रशांत शब्द को रू नहीं होगा। मतलब प्रशांत शब्द के नकार को रू नहीं होगा। तो जब अप्रशांत कहेंगे तो यहाँ रू होगा। क्यों? क्योंकि प्रशांत शब्द भी नहीं बोला है। क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्रशांत शब्द है। यहाँ पर क्या है? तो रू किसको छोड़कर होगा? प्रशांत शब्द को छोड़कर होगा। ठीक है।
तो आप प्रसान कहेंगे तो यहाँ रूप नहीं होगा, तो अनिष्ट रूप नहीं बनेगा, है ना। तो इसका अर्थ है कि प्रसम का अर्थ क्या होता है? शांति, है ना। शांति का विस्तार करता है, सद्भावना का विस्तार करता है, ऐसे इसके अर्थ हो जाएंगे। अब ये देखना, नश्व प्रसान में पदस्य की अनुवृत्ति आ रही थी, है ना। नश्व प्रसान में क्या आ रही थी? पदस्य की अनुवृत्ति। सूत्र में पदस्य नहीं कहा है, पदस्य की अनुवृत्ति चल रही है। तो नश्व प्रसान का क्या अर्थ था? अम परे छवि नान्तस्य पदस्य रुहु, ठीक है। यदि इसमें पदस्य इति की ये प्रत्युदाहरण किस सूत्र का है? बोलो। नश्व प्रसान का प्रत्युदाहरण है ना। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, प्रत्युदाहरण किस सूत्र से संबंध रखते हैं, है ना। अब संपूर्ण का नाम सोवक्तव्या सूत्र क्या करता है? विसर्ग को सकार करता है ना जी। तो इसका संबंध विसर्जनीय सा के साथ होगा। देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे आपके हंती है, हन धातु है। क्या धातु है? हन धातु। और ये प्रथम पुरुष के एक वचन में तिप प्रत्यय आता है। अब जो आगे मिलेगा सुप्रत्यय, सुजा समोक्षा से सुप्रत्यय तिप क्या है? तीन प्रत्यय। हन धातु है, प्रथम पुरुष के एक वचन में तिप प्रत्यय होता है। तिप में क्या रहता है? ती। संक्षेप में इतना ही जानिएगा, बाकी सब कलयुक्त होता है। हंती है ना। अब देखना, ये सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। तिगंत एक पद है, ये तिगंत एक पद है। तो पद के अंत में क्या है? बोलो। इकार। समझ में आता है? अंत में इकार है, तकार नहीं है। का ई, और ये का ई, ये लिखने की रीति है कि जब दीर्घ होता है तो पीछे जुड़ता है, ह्रस्व होता है तो ऐसे लिखा जाता है देवनागरी लिपि में, है ना। दूसरी भाषा वाले समझते होंगे उनकी लिपि में आगे पीछे कैसे आता है। हाँ, हमारी कक्षा में ये पहली बार ऐसा है शायद कि किसी दूसरी लिपि वाला नहीं है, दूसरी लिपि वाले ही ज़्यादा पढ़ते थे पहले। अच्छा, देखिए, अब देखिए, तो हंती एक पद है ना जी। देखिए, यदि पदस्य अंपरे छवि नान्तस्य पदस्य रु, यदि इसकी वृत्ति में पदस्य नहीं कहा जाएगा तो क्या वृत्ति होगी? अंपरे छवि नान्तस्य रुहु ना तू प्रधान शब्दस्य। तो अर्थ क्या होगा? अम पर छव पर होने पर नांत को रू होता है, नांत को हाँ, किंतु प्रशांत शब्द को रू ना हो तो घटाइए। अम पर छव पर होने पर, अम क्या है? तकार। और छव क्या है? तकार। तो अम पर छव क्या है? तकार। तो अम पर छव पर होने पर नांत को रू होता है। पद नहीं कहेंगे, नांत को रू होता है। नांत में नकार आंत है। नांत का क्या अर्थ है? तो हन कैसा है? नांत। अंपरक छव पर होने पर नांत को रू होता है तो क्या होगा? हन के नकार को रू होगा, हन के नकार को रू होगा। रू होने पर अनुनासिक और अनुसार होगा जी। तो हन जब पदस्य नहीं कहेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर हन के नकार को रू होगा, रू होकर अशुद्ध प्रयोग बनेगा। क्या बनेगा? अशुद्ध रूप बनेगा। उसकी निवृत्ति के लिए क्या कहेंगे? वृत्ति में पदस्य। तो जब पदस्य कहेंगे तो वृत्ति क्या होगी? अम पर छवि नान्तस्य पदस्य रु। अम पर अर्थ होगा अम पर छव पर होने पर नांत पद को रू हो। नांत कैसा होना चाहिए? पद। नांत कैसा होना चाहिए? यहाँ जो नांत है वो पद नहीं है, नांत तो है पर वो पद नहीं है। पद पूरा है, हंती है ना। तो नकार नांत पद को रू हो तो फिर यहाँ पर क्या है कि रू नहीं होगा, क्योंकि ये पद नहीं है। ठीक है, तो रू नहीं होगा तो ऐसा ही रह जाएगा हंती। हंती का अर्थ क्या है? मारता है, है ना। कुछ नहीं, हंती ऐसे ही है ना, हंती ऐसे ही रह गया। हंती यथा घिनंती, हंस यथा हन यन्वा हन्मा। अदादिगण में इसके रूप आएंगे हन हिंसायाम गतौजा। और इसी से सिंह शब्द इसी से बनता है। सिंह शब्द सिंहा नहीं, सिंह मराठी में इसको क्या पढ़ते हैं? सिंहा पढ़ते हैं ना।
तो ये सिंघा है ना। अब ये लिखते हैं हिंदी वाले इसको सिंघा कहता है। ऐसी विपरीत बुद्धि हिंदी भाषियों की है, उसका कुछ बोलता है, हकार को घकार है। हकार को घकार कहता है ना। सिंघा लिखेंगे ना, सिंघा लिखा जाएगा, पढ़ेंगे सिंघा। इसका उच्चारण वो ये करता है हिंदी वाला, ये हिंदी का उच्चारण ये है इसका। कोई बात नहीं, इसका सिंघा का उच्चारण सिंघा करता है। ये दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, तो कोई बात नहीं। मैं ये कहता हूँ जैसे सिंहा है ना, सिंहा, तो हा का उच्चारण हिंदी भाषी क्या करते हैं, हा करते हैं, विपरीत उच्चारण करता है। चलिए, बदल से की भंती। अब बहुत सारी बुराइयां प्रचलन में आ जाती हैं तो लोग छोड़ नहीं पाते। हिंदी का कोई ध्यान भी नहीं है, सुधार कर सकते हैं तो करेंगे नहीं। अब महाराष्ट्र में गया, वहाँ रुग्णालय कहते हैं, यहाँ अस्पताल हॉस्पिटल का भ्रंश अंग्रेजी शब्द आ गया, अस्पताल कहता है, कोई रुग्णालय यहाँ नहीं बोलेगा। रुग्णवाहिका, यहाँ एम्बुलेंस लिखा रहता है हिंदी राज्यों में। एम्बुलेंस का हिंदी में क्या अर्थ होगा किसी को पता ही नहीं है ना। राष्ट्रीय राजपथ लिखा रहता है, यहाँ नेशनल हाईवे। अभी नए नए शब्द आ गए हैं, लोग एक्सप्रेस वे हम ही नहीं समझ पाते थे, बोले एक्सप्रेस वे है। हमको बहुत दिन बाद समझ में आया, अरे अंग्रेजी शब्द क्यों लाते हैं, हिंदी में कोई द्रुतगामी मार्ग, शीघ्रगामी मार्ग, कोई अच्छा शब्द का चयन करना चाहिए ना। तो हिंदी वालों की गुलाम मानसिकता है, ये अभी गुलामी से मुक्ति नहीं हुआ है ये लोग हिंदी राज्य, है ना। क्या ये शब्दों का प्रयोग है सब जगह। हाँ, द्रुतगामी मार्ग, पर यहाँ कोई, हम बहुत दिन तक हम नहीं समझ पाए। लोग बोले एक्सप्रेस से जा रहे हैं, तो मैं सोचा ट्रेन से जा रहे हैं, मैं ये समझता था। हाँ, रोड को एक्सप्रेस कहते हैं, तो हम उसको अभी ट्रेन समझता था। बहुत दिन बाद समझ में आया रोड को एक्सप्रेस कह रहा है यहाँ। देखिए, पदच्छेद की भंती हो गया। अब देखिए, चले ग्रीन पे, ग्रीन षष्ठी एक वचनांत है। हाँ, ग्रीन ये लुप्त षष्ठी एक वचनांत है, पर आप ये समझ लेना ग्रीन कैसा है, षष्ठी एक वचनांत है। पे सप्तमी एक वचनांत, पे इति सप्तमी एक वचनांतम पदम, है ना। पे सप्तमी एक वचनांत है। अब देखेंगे, समझने का आप इसका प्रयास करेंगे। अब लिखिए, नृन इस शब्द के, हाँ, षष्ठी एक वचन है। आप ध्यान देंगे, ये शब्द ये यहाँ देखना, नृ ये दिखाई देता है, ये नृ जो है, इसके रूप चलते हैं ना नरो नरह, ना नरो नरह। एक नर शब्द है, एक नृ शब्द है। नर शब्द भी है, नर शब्द के रूप राम शब्द की तरह चलते हैं, ये नृ शब्द है। तभी नृसिंह और नरसिंह दोनों शब्द हैं। नृसिंह और नरसिंह ये दोनों ही शब्द हैं। तो इसका, तो ये प्रथमा एक वचन में इसका बनता है ना, जैसे पितृ से पिता। इसका द्वितीया के बहुवचन में रूप आता है, ये आता है द्वितीया के बहुवचन में, ये ग्रीन है ना, ये रूप आता है। हाँ, द्वितीया के बहुवचन का रूप आता है। अब ये इसका अनुकरण करके षष्ठी एक वचन लाके लोप कर दिया है, तो षष्ठी एक वचनांत माने गया। द्वितीया के बहुवचन से षष्ठी मूर्ति लाई गई है, उसका लोप हो गया है, तो षष्ठी एक वचनांत पे। तो नृन इत्यस्य एक वचन है ना, समान नहीं है। ध्यान दो इसके वृत्ति में, नृन इस शब्द के, नृन इस शब्द के, तो नृन तो द्वितीया बहुवचन का है, तो इत्यस्य का अर्थ इस शब्द के, इस शब्द के ये अर्थ निकालने के लिए षष्ठी एक वचन वहां पे लाया गया है। के का जो होता है ना, ये षष्ठी का अर्थ होता है, तो ये अर्थ निकालने के लिए षष्ठी विभक्ति लाई गई है। तो नृन इस शब्द के नकार के स्थान पर रू आदेश होता है, रू आदेश होता है पकार पर होने पर विकल्प से। नृन इस शब्द के नकार के स्थान पर, नकार के स्थान पर रू आदेश होता है।
नृन इस शब्द के, नृन ये लिखा है ना, नृन इस शब्द के नकार के स्थान पर रू आदेश होता है पकार पर होने पर विकल्प से, पकार पर होने पर विकल्प से। रू आदेश होता है, रू आदेश होता है पकार पर होने पर विकल्प से। ठीक है, हाँ अच्छा, और समझ में आया जी, अर्थ आया समझ में? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये नृन इस शब्द के नकार, नकार जो कैसे आएगा, ये अलोन तस् की सहायता से आएगा, अर्थ आएगा ना। अब देखिए ना, नृन पे इस सूत्र का अर्थ पूरा है कि लुप्त षष्ठी एक वचनांत नृन है ना, उसका अर्थ हुआ नृन इत्यस्य, नृन और रू ऊपर से चला आ रहा है ना। अच्छा, और पे यही कहा गया है, और इसकी संख्या कितनी है? 8 3 10 है, 8 3 10 है। यहाँ पर वाह की अनुवृत्ति भी किसी ऊपर से चलेगी। 8 3 2 अत्रानो से हुआ, चलिए 8 3 अत्रानुनासिका पूर्वस्तु से वह आ सकता है। हाँ ठीक है, इसका अर्थ है नृन इस शब्द के नकार के स्थान पर रू आदेश होता है विकल्प से पकार पर होने पर। नृ का अर्थ है नर या मनुष्य इसे कहते हैं जी। मनुष्य सिंह, नर सिंह को नरसिंहा, नृसिंहा, मानव सिंहा, मनुष्य सिंहा, कुछ भी नहीं लो। ये देखेंगे यहाँ पर, ये है आपका नृन जी। ये 8 में क्या नाम है, इसकी अनुवृत्ति वहां से आती है। 8 3 1 के सूत्र है ना, मतु वसौ रू छंदसी से रू चल रहा है ना, मतु वसौ रू छंदसी से रू चल रहा है। ठीक है, नृन पाहि, नृन पाहि, ठीक है, मतलब द्वितीया बहुवचन का रूप है। इसका अर्थ है नरों की रक्षा करो, मनुष्यों की रक्षा करो, ऐसा अर्थ है। पाही मतलब रक्षा करो। त्रायस्व का भी यही अर्थ है। त्रयी धातु है तो अर्थ बनेगा, वो क्या बनेगा? त्रायस्व। पा धातु है तो क्या अर्थ बनेगा? पाही, रक्षा करो। अब देखिए, नृन पे सूत्र लगाइए। नृन इस शब्द के नकार को रू होता है विकल्प से पकार पर होने पर। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर इस सूत्र से क्या होगा, विकल्प से होगा इसको नकार को रू। रू में अनुबंध लोप होने पर क्या रहता है जानते हैं? रहता है रा। किसी लिपि में ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है वैसा भी। गुजराती में पता करना कैसा लिखता है गुजराती में। गुजराती लिपि और देवनागरी लिपि में बहुत मेल है। अब देखिए